एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः रीट लेवल 1 के बाद रीट लेवल 2 में स्वागत है। दोस्तों आज हम दोस्तों जो हमारा जो क्लास होगी, इस क्लास में हम लेवल 2 मैथ का हम पार्ट देखेंगे और जिसमें आपके पास टॉपिक होगा परिमेय अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं एवं दशमलव प्रसार। तो दोस्तों सबसे पहले हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, पहले तो हम देखते हैं दोस्तों परिमेय संख्याएं हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब वास्तविक संख्या हम सबसे पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो लिखेंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्या। दोस्तों वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्याओं का मतलब होता है दोस्तों इसके अंदर वे संख्याएं जिनको p बटावा q के रूप में लिखा जाता है। q का मान 0 नहीं होगा। p व q कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या। जैसे इसकी परिभाषा क्या होगी? वे संख्याएं जिनको हम p बटावा q के रूप में लिखते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ में ये और है, और शर्त है क्या? तथा p व q कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएं। अब दोस्तों आपके पास ये आएगा कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? धनात्मक संख्या का मतलब होगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब होगा 1 2 3 से लेकर अनंत तक। ठीक है, शून्य हो ही जाएगा तो उनको हम पूर्ण संख्या कह देंगे। और जब हम पूर्ण संख्याओं के अंदर ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करते हैं तो उन सभी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। अब दोस्तों परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? जैसे आपके पास आगे जैसे दोस्तों 22/7 आ गया, जैसे √4 आ गया, क्योंकि √4 को भी हम क्या लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिखेंगे कैसे? √4 है तो √4 का मान क्या होगा? 2, तो 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो p बटा q वाली क्या आ जाएगी आपके पास? फॉर्म आ जाएगी दोस्तों। जैसे दोस्तों 0.6 है, ये भी आपके पास कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 0.6 है, इसका दशमलव हटाएंगे तो 6/10 लिख देंगे, p बटा q के रूप में हो जाएगी आपके पास संख्या। दोस्तों इसके अलावा अंडर जैसे मान लो 361 है, ये भी p बटा q के रूप में होगी। तो इन सभी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे दोस्तों? परिमेय संख्या। अब आपके पास दोस्तों दूसरी संख्या चलती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है। वे संख्याएं जो परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, जो परिमेय संख्या नहीं है, जो परिमेय संख्याएं नहीं है, वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं है। जैसे √2 है, √5 है, दोस्तों आपके पास पाई है, ठीक है दोस्तों, आपके पास इलेक्ट्रॉन e की पावर माइनस है। इन सभी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों परिमेय और अपरिमेय होगी, ये वास्तविक संख्या के प्रकार हो गए। अब दोस्तों यहां पर चलता है इनका प्रसार चलता है, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार को हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? तो यहाँ पर हम दोस्तों वास्तविक संख्या होगी आपके पास, क्योंकि ये आपका रीट L2 का पहला टॉपिक होगा। अब देखते हैं दोस्तों दशमलव प्रसार। दोस्तों दशमलव प्रसार देखेंगे तो दशमलव प्रसार का मतलब होगा हम बिना भाग दे के इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। यहाँ पर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर प्रसार होगा दो प्रकार से होगा, एक तो शांत होगा और एक अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का प्रसार। परिमेय संख्याओं का प्रसार
अब यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात विशेष कर ध्यान रखनी है, अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल दे दे तो उस एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पर हम इनका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो प्रकार हो जाएंगे। एक तो पहला प्रकार क्या हो जाएगा, शांत दशमलव परिमेय संख्या। शांत दशमलव परिमेय संख्या। अब शांत दशमलव परिमेय संख्या कहेंगे हम कौन सी संख्याओं को? तो दोस्तों अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हल करने का एक ही तरीका है, यानी वे संख्याएं जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो। यानी मतलब क्या हो जाएगा, शांत दशमलव परिमेय संख्या का मतलब हो जाएगा जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर दोस्तों देखते हैं 17/8 आ गया दोस्तों। 17/8 चलो 8 मुझे 40 मान लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये देखना होगा कि जो परिमेय संख्या होगी उसका अंश का अभाज्य गुणनखंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो चलो छोड़ दो। 40 है तो 40 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 3 गुणा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा क्या हो जाएगा 5 की पावर क्या लिख देंगे 1, क्योंकि 2 की पावर 3 का मान क्या होगा 8 होगा और 5 की पावर 1 का मान क्या होगा 5, तो 8 मुझे 40। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n के रूप में है। तो जो ये 17/40 होगा इसका प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार के रूप में होगा। अगर दोस्तों कहीं पर यह जाए कि 13/31/25 आ जाए तो यहां पर दोस्तों आपको यहां पर देखना होगा 13 का कोई टुकड़ा नहीं हो रहा है, तो यहां पर इसका प्रसार क्या होगा, तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा आपके पास। ठीक है दोस्तों, अब आगे यहां पर देखेंगे 31/25 है तो 31/25 का मतलब होगा 5 की पावर कितना होगा दोस्तों 5 होगा। और यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर इससे पहले हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 0, या तो पहले लिख दो चलो बाद में लिख देंगे, बात एक ही है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 5 होगा, परंतु इससे पहले 2 नहीं है तो 2 की पावर क्या लिख देंगे दोस्तों 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास, ये कंडीशन हो जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहोगे तो इसका भी प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पर क्या है तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, तीसरी कंडीशन अगर तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहेंगे, जैसे मान लो दोस्तों 11 मैंने ये कह दिया 8 कह दिया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11/8 हो जाएगा। और दोस्तों 8 है तो 8 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 लिख देंगे दोस्तों, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 गुणा क्या हो जाएगा 5 की पावर 0। इसका मतलब होगा दोस्तों ये तीनों एग्जाम्पल हैं, पहले एग्जाम्पल में 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर के रूप में आ गया, दूसरे में 5 है पर तो 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान दोस्तों इससे क्या होता है 1 होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा दोस्तों घातांक करने से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पर 8 आ गया तो यहाँ पर 8 का मतलब होगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0 होगा। मतलब आपको यहाँ पर ये देखना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है, यहाँ पर 5 था परंतु 2 नहीं, तो 2 की पावर 0 से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 है परंतु 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 का मान क्या होगा दोस्तों 1। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो जाएगी, शांत दशमलव परिमेय संख्या जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में हो, उनका प्रसार होगा शांत दशमलव परिमेय संख्या के रूप में होगा। अब दोस्तों दूसरा प्रकार क्या होगा, अशांत दशमलव परिमेय संख्या होगी, अशांत दशमलव परिमेय संख्या होगी और जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं हो। दूसरा प्रकार बी, अशांत दशमलव परिमेय संख्या। तो यहां पर दोस्तों अशांत दशमलव परिमेय संख्या का मतलब होगा जिनके
जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, m को दबाते हैं के रूप में नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों अगर आपको कहीं पर एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आपको कहीं पर ये कह दे कि 17 बताओ, जैसे मान लो दोस्तों आपको कहीं पर ये कह दिया 3 दूनी 6 कह दिया, तो दोस्तों अगर 17 आपके पास अभाज्य संख्या होगी, 6 के होंगे 2 इंटू 3 हो जाएंगे, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 2 भी है परंतु 5 नहीं है, तो यहाँ पर इसका प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। जैसे इस हिसाब से अगर दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहिए, जैसे मान लो 171, या चलो आप दोस्तों यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लो 13 बताओ, जैसे मान लो 2 की पावर 5 इंटू अगर आपको 3 की पावर 4 कह दें, अगर डायरेक्ट एग्जाम्पल आ जाए तो भी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा आपके पास दोस्तों। अगर आपके पास कोई अगर एग्जाम्पल और लेना चाहिए, जैसे आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा भाई 23 बटावा क्या आ गया भाई 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2, ये अगर ये भी दे दे तो ये भी इसका प्रसार क्या होगा, आपका अशांत दशमलव परिमेय संख्या के रूप में होगा। दोस्तों ये तो था आपके पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के दो दशमलव प्रसार होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा शांत दशमलव परिमेय संख्या होगा, दूसरा क्या होगा, अशांत दशमलव परिमेय संख्या होगा। पहले का मतलब होगा शांत, का मतलब होगा जिन परिमेय संख्याओं के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा, तो वो तो होगा शांत। अगर जो नहीं होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। अब दोस्तों अगर कहीं पर आपके पास कहीं पर क्वेश्चन ये दे दे कि इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करो, जैसे आपके पास जैसे भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आरबीसी की जो बुक जो 10th क्लास की जो बुक होगी उनके अकॉर्डिंग जैसे एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे भाई 17/8 दे दिया आपको यहाँ पर दोस्तों, और 17/8 यहाँ पर देकर यहाँ पर इसका पूछ रहा है दशमलव प्रसार पूछ लिया, तो दोस्तों इसका हल करने का एक ही तरीका है, 17/8 तो 8 का मतलब होगा 2 की पावर 3। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, घातांक 10 के रूप में होनी चाहिए भाई 2 की पावर 5, 2 की पावर में और 5 की पावर के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है परंतु 5 नहीं है, तो समान संख्या से अंश और हर को गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 से अंश को और हर को गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 और 5 की पावर 3 का मान क्या होगा दोस्तों, 125 हो जाएगा। बटावा दोस्तों यहाँ पर आपको घातांक करने की नेम भी याद होनी चाहिए। अगर घाते समान आधार अलग अलग तो आधार क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10 की पावर 3। अब 17 को दोस्तों हम 125 से गुणा करेंगे तो 17 5 85 5, फिर कितना बचेगा 8 बचेगा, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना होगा 42 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 25 बटावा क्या लिखेंगे 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब होगा 3 अंक पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो इसका मतलब होगा 2.125। यह पद प्रसार आ जाएगा दोस्तों किसका, 17/8 का दोस्तों। इसी हिसाब से दोस्तों आपके पास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, जैसे आपके पास है 15/1600 है, ये भी सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन 15/1600 है। 15 के तो क्या हो जाएंगे 3 गुना 5 हो जाएंगे, तो 15 के तो क्या होंगे 3 गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों 5 हो जाएंगे दोस्तों, और 16 का मतलब होगा 2 की पावर 5 गुणा क्या हो जाएगा 5 की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2, ये दोस्तों हम किस हिसाब से गुणा करेंगे, हम 1600 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर दोस्तों 1 5 से 1 5 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर कितना बचेगा, केवल अकेला बचेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम समान संख्या से अंश और हर को गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 5 है परंतु 5 अकेला ही है, तो 5 को 5 करने के लिए 5 कितने बाकी हैं 4 हैं, तो 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का 3 हो जाएगा, और 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब होगा 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 का मान 25, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 है गुणा 5 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 625 को हम 3 से गुणा करेंगे, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, 1 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, 1875 बटावा क्या लिखेंगे 10 की पावर क्या लिख देंगे दोस्तों 5 लिख देंगे, और 5 अंक पहले पॉइंट लगाएंगे, इसका मतलब होगा 5 अंक यहाँ पर नहीं है, तो 5 अंक बढ़ाने के लिए क्या लिख देंगे 0.01875। इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों।
ये तो था दोस्तों आपके पास शांत परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के रूप में हल थे। अब इसी कड़ी के रूप में अगर अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे तो अपरिमेय संख्याओं का, अब 2 नंबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दोस्तों इस हिसाब से होगा, आपके पास दोस्तों कहीं पर यह कह दिया क्या कि 1/3 कह दिया, इसका प्रसार क्या होगा, 0 पॉइंट आपके पास 3 चलता रहेगा आपके पास। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपके पास अगर इस हिसाब से अगर कोई एग्जांपल और देखना चाहेंगे, अगर आपके पास कहीं पर एग्जांपल में ये कह दिया हुआ 0.123 1 2 3 फिर 1 2 3 कह दिया, आपके पास ये चलता रहेगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के रूप में हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ये तो था आपके पास अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब इसके अलावा आपके पास जो दशमलव प्रसार होते हैं, एक तो अनवसानी पुनरावर्ती और एक अनवसानी आवर्ती, इनके जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार हो जाएंगे दोस्तों। अनवसानी पुनरावृत्ति, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर 1 2 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो योग करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे कहीं पर आपको ये दे दिया कि 0.3 और 3 के ऊपर बार, इसको लिखो परिमेय संख्या के रूप में लिखो। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो L1 में भी देखे थे, अब हम L2 में भी देखेंगे। जैसे 0.3 के ऊपर बार है दोस्तों, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखो, तो क्या लिख देंगे 3 बटावा क्या लिख देंगे 9 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/3। दोस्तों केवल एक बात का ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद में कितने अंक के ऊपर बार है, केवल 1 अंक के ऊपर बार है तो लिख दो 3 और नीचे लिख दो 1 9। अगर दोस्तों आपको मैं ये कह दूं भाई 2 और 3 के ऊपर बार है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखने का एक ही तरीका है, यहां पर लिख दो 23 का 23 लिख दो, और कितने अंक ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है तो लिख दो 99। अगर दोस्तों कहीं पर 0.123 दे दे और ऊपर बार दे दी, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 1 2 3 तो हो गई दोस्तों आपके पास, फिर नीचे क्या आ जाएगा 999। अब अगर इसको आपस में अंश और हर अगर किसी समान संख्या से डिवाइड हो रही हैं तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और नीचे आ जाएगा 333। ठीक है दोस्तों। अब अगर दोस्तों कहीं पर और क्वेश्चन ये हो रहा है कि 0.1 2 3 और 2 3 के ऊपर ही बार है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 123 है तो यहाँ पर लिख देंगे 123। ठीक है दोस्तों, पहले तो पूरी संख्या लिख देंगे। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे दोस्तों। और बटावा क्या लिखेंगे, कितने को ऊपर बार है, 2 अंक ऊपर तो 99 लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे 1 0। अब दोस्तों 123 है तो 123 में से जो बार नहीं है उसको घटाएंगे तो 123 में से 1 जाएगा तो 122 बचेगा, और 122 बटावा क्या लिखेंगे 990 लिखेंगे दोस्तों। दोनों में 2 का भाज्य 2 6 12 2 एकम 2 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 के बाद में 2 नाम 18 और 2 पंजे 10, मतलब 495, 5 दूनी 10 9 दूनी 18 19 4 दूनी 8 1 9, तो 61 बटावा 495 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन और आगे हम एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी होगी उसमें देखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों जो एग्जाम के अंदर जो पहला जो क्वेश्चन है, जो आपका जो टेस्ट सीरीज है इसके जो क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। प्रथम 100 प्राकृत संख्या में विषम अभाज्य संख्या, दोस्तों विषम अभाज्य संख्या दे दी तो विषम अभाज्य संख्या हमेशा दोस्तों कितनी होती है 120। और दोस्तों ये याद रखना 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है 25 होती है, और 1 से लेकर 75 तक कितनी होती है दोस्तों 21 होती है दोस्तों, याद रखना। और 1 से लेकर 50 तक दोस्तों कितनी होगी 15 होगी, और 1 से लेकर 25 तक दोस्तों कितनी होती है, आपके पास केवल 9 संख्या होती है। और ये भी ध्यान रखना दोस्तों प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है केवल 2 को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है दोस्तों 0, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 से स्टार्टिंग होती है, मतलब प्राकृत संख्या नहीं है, 0 नहीं है। और बाकी सभी धनात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या का मतलब होगा 0 और धनात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, और ऋणात्मक संख्या आपके पास पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसका उत्तर होगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय है दोस्तों, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों
√2 अप्रिमेय संख्या, ये अप्रिमेय संख्या, ये अप्रिमेय संख्या, 0 हमेशा प्रिमेय संख्या होती है। दोस्तों आप सोचोगे 0 प्रिमेय संख्या कैसे है? p बटा क्यों के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 बटा 1 लिखेंगे। क्यों का मान 0 थोड़ा ही है, नहीं है। p व क्यों पूर्णांक संख्या है या नहीं है? है। 0 और 1 प्रिमेय संख्या है, ये हमेशा कौन सी संख्या होती है? प्रिमेय संख्या। निम्न में से रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या का मतलब होगा अभाज्य संख्या को ही हम कौन सी संख्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। मतलब 2, मतलब रूढ़ संख्या कह दो या आप कह दो अभाज्य संख्या कह दो, बात एक ही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 6, 9, 5, 4, 8, 7 में 8 का जातिमान, जातिमान का मतलब होगा वो कि वो संख्या, संख्या का स्वयं अंक ही जातिमान होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? 8। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या का मतलब दोस्तों क्या होता है? भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यौगिक संख्या, यौगिक संख्या का मतलब होगा आपके पास, जैसे यहाँ पर यौगिक संख्या नहीं है, 6, 8, 4 है परंतु 7 नहीं है। 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से बड़ी संख्या है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो शून्य होता है वो प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से क्या होता है? बड़ा होता है। तो शून्य। परिमेय संख्या 7/2 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब होगा उसका ठीक उल्टा। और प्रतिलोम, प्रतिलोम, योज्य, योज्य का मतलब होगा अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो धनात्मक। मतलब a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों? आपके पास a/b है तो a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का a/b। तो 7/2, तो 7/2 का हो जाएगा माइनस का 7/2 हो जाएगा दोस्तों। माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों? 7/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परिमेय संख्या माइनस का 11/17 का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब a/b का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब उसका क्या हो जाएगा? ठीक उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों माइनस का 11/17 है तो 17/11 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस का 17 क्या लिख देंगे दोस्तों? 11 लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? a/b है तो a/b है तो a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? हमेशा इसका ठीक उल्टा। जैसे अगर आपको 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो इसका मतलब होगा 3/2 हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों माइनस का 3/4 का पूछे तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा माइनस का 4/3। ये हो जाएगा आपके पास गुणात्मक प्रतिलोम। दोस्तों ये सभी कंटेंट होंगे आपके पास जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसकी कक्षा 8 के कंटेंट है दोस्तों। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे परिमेय संख्या 2 ले लो, 2/3 है और 4/5 है, तो 4 दूनी 8 हो गया और 3 पंजे 15 हो गया। तो हमेशा परिमेय संख्याओं का मतलब दो परिमेय संख्याओं का, और विशेषकर ये क्या है? गुणनफल है, तो हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर सदैव, संख्या रेखा का मतलब होता है आपके पास इस हिसाब से लाइन होती है, अक्ष होती है। यहाँ पर ये बिंदु 0 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस की संख्या आएगी और यहाँ पर संख्या आएगी माइनस की। जैसे यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, इधर आ जाएगी कौन सी संख्या? माइनस की आ जाएगी, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 और माइनस का 3, इस प्रकार से चलते रहेगी। तो धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा संख्या रेखा पर कौन सी साइड में आती है? ये कौन साइड हो जाएगी? दाईं तरफ। तो दाईं तरफ आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दाईं तरफ हो जाएगा। परिमेय संख्या 5/7 को माइनस का 7/15 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। इसका ठीक उल्टा दोस्तों, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आरबीएससी की जो बुक है कक्षा 8 की है, उसमें से ये लिया हुआ क्वेश्चन है। तो 5/7 लिख दो पहले तो, ठीक है, को गुणा माइनस का 7/15 है तो माइनस का 7/15 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होगा उल्टा, उल्टा का मतलब होगा 15/-7 कर दो दोस्तों, 15/-7 लिख दो दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या थोड़ी कट रही नहीं कट रही है, तो 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 15×5 75 हो जाएगा दोस्तों, और 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 होगा, और यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो 75/49, तो 75/49 ये तो होगा नहीं, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, और आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? माइनस का 75/49, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 13वां में कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन, a/b बराबर b/a में कौन सा नियम है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, क्रम विनिमय। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा नियम हो जाएगा आपका? क्रम विनिमय। इसका मतलब होगा चाहे 2 को 3 से गुणा करो, चाहे 3 को 2 से गुणा करो, तो यहाँ पर जो नियम होगा दोस्तों इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय का नियम कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर इन थ्योरेटिकल क्वेश्चनों का विशेषकर ध्यान रखना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों। √4 परिमेय संख्या है,
जीरो परिमेय संख्या है, रूट 9/16 है तो रूट 9 का मान 3 होगा, 16 का मान 4 मतलब 3/4 हो जाएगा। इसको हम 3/4 लिखेंगे दोस्तों, इसको हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, परंतु ये आपके पास अप्रिमेय संख्या है। अब कई सोचेंगे परिमेय संख्या पाई है या नहीं है। पाई एक अप्रिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो 22/7 होगा वो परिमेय संख्या होगा, और जो पाई की पाई होगा वो क्या होगा अप्रिमेय संख्या। नेक्स्ट 16 परिमेय संख्या 17/8 का वाला आ गया दशमलव प्रसार। तो दोस्तों मैंने आपको यहां पर बताया था 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 17/8 का दशमलव प्रसार मैंने दोस्तों बताया था आपको 2.125। अगर दोस्तों आपको डाउट है तो आप यहां पर ये भी कर सकते हैं दोस्तों, 17 के अंदर किसका भाग दे देंगे, 17 में 8 का भाग देकर भी हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p/q परिमेय संख्या हो जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। p/q परिमेय संख्या हो, बिल्कुल बात सही है, जिसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, तो निम्न में से असत्य कथन क्या होगा। p/q पूर्णांक संख्या, बिल्कुल सही है। p/q कौन सी संख्या होगी, पूर्णांक संख्या, सही है आपके पास दोस्तों। p/q सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब दोस्तों आपके पास सहअभाज्य संख्या आ गया, सहअभाज्य संख्या, इसका मतलब होगा वे दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो, जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो, उनको हम कौन सी संख्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही होगा। क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो, जहां n व m, n कोमा n मान लो ऋणात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और आपके पास p/q अप्रिमेय संख्या होगी, तो दोस्तों आपके पास ये कथन क्या है, गलत है, और ये बाकी तीनों कथन क्या है, सही है। दोस्तों विशेष कर ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर इस परिमेय संख्या की पूरी डेफिनेशन अगर आपको बिल्कुल क्लियर याद होगी तो ही ये क्वेश्चन पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न परिमेय संख्याओं में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अब दोस्तों शांत नहीं है, तो देखो शांत नहीं है, तो शांत के लिए मैंने कहा था जिन परिमेय संख्याओं के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m कह दो, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m n कह दो, बात एक ही है, मतलब 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। ध्यान ये रखना, आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पर n m लिख दिया और वहां पर मैंने आपको m n कह दिया, बात एक ही है। केवल ध्यान ये रखना है कि जिन परिमेय संख्याओं के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात और 5 की घात के रूप में है तो शांत है, अगर नहीं है तो अशांत है। तो ध्यान देना दोस्तों, 15/1600 है बिल्कुल आपके पास है, 3/8 है बिल्कुल, 13/125 भी है, परंतु आपके पास ऑप्शन द ये नहीं है, क्योंकि 29/343 है, तो 29/343 का मतलब क्या होगा, 29 का 29 होगा, 343 का मतलब होगा 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3 है, तो 2 और 5 के रूप में नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या नहीं है, शांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न परिमेय संख्याओं में से किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती का मतलब आपके पास यहां पर अशांत आवर्ती है, इसका मतलब होगा आपके पास शांत नहीं है। 13/31 ये शांत है। 6/15 है, तो 6/15 भी आपके पास 6/15 आ गया, तो दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 6 का मतलब होगा 2 × 3 और 15 का मतलब होगा 3 × 5, तो 3 से 3 घट जाएगा, ऊपर 2 और नीचे 5 है, तो 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 13/31 है, तो 31/25 का मतलब होगा 5 की पावर 5 होगा और 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 में 5 में है, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स। तो आपके पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। मतलब जिन परिमेय संख्याओं के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में न हो, तो उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। दोस्तों ये बातें हमने पीछे नेक्स्ट देख ली थी। ये आ गया ना आपके पास 0.235 के ऊपर बार को p/q के रूप में लिखो, तो मैंने कहा था कि 0.235 है और यहाँ पर इसके ऊपर बार है, तो मैंने कहा था कितने अंकों पर बार है, 3 अंकों पर है, तो है वैसे में से लिख दो 235 लिख दो। अब दोस्तों यहाँ पर कितने अंक पे, 3 अंकों पर, तो 3/9 लिख दो, तो 235 और बटावा 999, तो यहाँ पर 235 बटावा क्या हो जाएगा दोस्तों, 999 हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आ गया आपके पास दोस्तों, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। 0.3 है, तो 0.3 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 बटावा क्या लिख देंगे दोस्तों, 9 लिख देंगे। अब ऑप्शन देखो 3/9 है या 1/3 है, तो 3/9 ही है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कहीं तो 3/10 सोचेंगे, ये दोस्तों 3/10 बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखना।
हाँ 47 वाला आ गया। तो दोस्तों ये थोड़ी देर पहले देखा था हमने। तो यहाँ पर क्या होगा 47 बटा क्या लिख देंगे 99 लिख देंगे दोस्तों। तो 47 बटा क्या हो जाएगा आपका 99। दोस्तों आगे दो संख्याओं का जो 39 है वह उनका अंतर 15 है। तो वे संख्याएं क्या होगी दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। योग 39 है तो योग 39 देखो दोस्तों, देखो 15 और 24 है तो इसका योग भी 39 हो रहा है। अंतर 15, तो इन दोनों का अंतर 15 थोड़ा ही है दोस्तों, आपके पास इनका अंतर 15 नहीं है। 22 और 17 है तो 22 और 17 का योग भी 39 हो रहा है, परंतु अंतर 15 नहीं है। तो चलो छोड़ो। 14 और 25 है तो 14 और 25 का योग आपके पास कितना होगा 39 होगा, परंतु 14 और 25 का जो अंतर होगा वो भी आपके पास कितना नहीं है 15 नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा 12 और 27 है। तो 12 और 27 का योग तो होगा दोस्तों 39 होगा, अंतर 27 में से 12 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा 15 आएगा, नहीं आएगा। तो आप दोस्तों ऑप्शन से भी क्वेश्चन हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा आपके पास दोस्तों, ये बिल्कुल कन्फर्म फॉर्मूला होगा n × n + 1 बटा 2। तो n का मान क्या होगा 100 × 100 तो 50 हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये थोड़ा मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो फॉर्मूला होगा उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों आपकी सहायता के लिए। अब दोस्तों देखो कितना, हालांकि इसकी जो डेफिनेशन है वो साथ ही साथ आ गई। यदि दो अंकों, ध्यान से देखना दोस्तों, इस पूरी बात को ध्यान से देखना। यदि दो अंकों की संख्या में से 12 घटा दिया जाए तो उस दो अंकों की संख्या में से 12 घटाया जाए तो उस संख्या की 1/4 प्राप्त होती है। माना कोई संख्या अक्ष है दोस्तों, ये कोई संख्या अक्ष मान लो, माना कोई लेट्स द नंबर इज अक्ष। अब यहां पर क्या कहा गया कि भाई दो अंकों की संख्या में से 12 घटाएं तो अक्ष में से 12 घटा दो दोस्तों, तो अक्ष माइनस का 12 घटाने पर उस संख्या की 1/4 प्राप्त होती है। उस संख्या की 1/4 मतलब इसका 1/4 और किसकी, अक्ष की। उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, पहले दोस्तों हम अक्ष का मान ज्ञात करेंगे। तो अक्ष मान का 12 हो जाएगा बराबर अक्ष बटा 4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिखकर वर्ग गुणा कर दो तो यहाँ पर 4 अक्ष मान का 12 चौक 48 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। अक्ष इधर आएगा तो घटेगा, तो 4 में से 1 अक्ष जाएगा तो 3 अक्ष होगा बराबर दोस्तों क्या होगा 48 होगा। और दोस्तों हम यहाँ पर अक्ष का मान ज्ञात करेंगे तो अक्ष बराबर होगा इस 3 का इसमें 48 में क्या देंगे भाग देंगे, तो 3 × 3 3 × 18 तो मतलब वो कितना होगा 16 होगा। अब आपको यहाँ पर पूछा क्या है, अंकों का योग, तो 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल बात सही है। दो परिमेय संख्या, तो दोस्तों यहाँ पर दो परिमेय संख्या देखते हैं, 2/3 प्लस का 3/4 ले लो दोस्तों। तो यहाँ पर इनका लक्ष्य कितना आएगा 12 आएगा, 3 का भाग 12 में 4 बार 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 का भाग 12 में 3 बार 3 3 9 8 9 कितना होगा 17/12 जो कि एक परिमेय संख्या है या नहीं है। ये कथन बिल्कुल आपका सही है। एक परिमेय और एक अप्रिमेय संख्या का योग अप्रिमेय संख्या होती है। एक परिमेय और एक अप्रिमेय, जैसे दोस्तों मान लो कि 2 है और इसमें √2 जोड़ दो, ये परिमेय और ये अप्रिमेय है, इसका योग हमेशा अप्रिमेय संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर ये संख्या कौन सी होगी, अप्रिमेय संख्या होगी। तो ये भी बात आपके पास दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों। दो अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय या अप्रिमेय हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ी ध्यान से देखना, दो अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अप्रिमेय संख्या मान लो √2 × √3 है तो √6 हो गया, इसका मतलब हो गया अप्रिमेय संख्या हो गई, यानी बात तो ये तो आ गई। अब ये देखो भाई दो अप्रिमेय संख्या है, तो जैसे मान लो आपके पास मान लो √6, जैसे मान लो आपके पास मान लो दो अप्रिमेय संख्या √6 × √6 आ गया, ये दोनों अप्रिमेय संख्या है, ठीक है। √6 को √6 से गुणा करेंगे √36 होगा और √36 का मान क्या होगा दोस्तों 6 होगा। ये कौन सी संख्या होगी, प्रिमेय संख्या। इसका मतलब होगा ये भी कथन बिल्कुल सही है। दो अप्रिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या, ये गलत है दोस्तों, ये आपके पास ऑप्शन क्या है, गलत है। तो दो अप्रिमेय संख्याओं का योग, जैसे दोस्तों √2 और √3 मान लो। अब इनका योग अगर आप देखोगे तो √2 + √3 है, तो दोस्तों √2 और √3 है, तो √2 + √3 है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। इनका योग होगा क्या होगा, हमेशा अप्रिमेय होता है। क्या होता है, हमेशा अप्रिमेय, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कह दिया नोट के ऊपर लिख दिया ना, दो अप्रिमेय संख्याओं का योग परिमेय या अप्रिमेय दोनों हो सकते हैं।
परिमेय भी हो सकता है और अप्रिमेय भी हो सकता है दोस्तों, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। शून्य, शून्य क्या कहलाता है? शून्य हमेशा योज्य तत्समक कहलाता है। योज्य तत्समक का मतलब होगा जिस संख्या में शून्य जोड़ने पर उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर परिणाम वही संख्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। दोस्तों ध्यान रखना, इन क्वेश्चन का विशेषकर है क्वेश्चन छोटे परंतु घातक सिद्ध हो सकते हैं। पूर्णांकों के लिए कौन सी संक्रिया संवर्तनीय? पूर्णांक संख्या एक भाग के अंतर्गत संवर्त संख्या नहीं होती है। किसके अंतर्गत? भाग के अंदर। दोस्तों केवल इसमें नहीं होती है, बाकी योग है, गुणा है और बाकी है, इन सभी के अंदर पूर्णांक संख्याओं के लिए संक्रिया संवर्त होती है। दोस्तों इनके ऊपर में हालांकि आपको एक अलग से जो क्लास होगी, जो मैराथन जो क्लास होगी, उस मैराथन क्लास में हम दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारा जो रीड L2 मैथ के जो 20 टॉपिक हैं, मैंने हालांकि इसको 20 टॉपिकों में डिवाइड किया दोस्तों। इन 20 टॉपिकों के ऊपर रिसर्च करने के बाद जो क्वेश्चन रह जाएंगे उनकी हम एक मैराथन क्लास लेंगे दोस्तों। और उस क्लास के अंदर दोस्तों जो ये संवर्त है, विवर्त है, जो छोटी छोटी बातें जो रह गई हैं, उन बातों के ऊपर हम एक थोड़ा बड़ा वीडियो लेंगे, वो दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा दोस्तों। और आप दोस्तों ये भी ध्यान रखना, इस हमारे इस डिजिटल जो आपके पास जो हम आपको डिजिटल जो ये ई लर्निंग आप हम उपलब्ध करवा रहे हैं दोस्तों, इसको हम आप लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आपको दोस्तों ये हमारी क्लास अगर आपको पसंद आ रही तो इसको लाइक भी करना जरूर, कमेंट भी करना, शेयर जरूर करना, शेयर करना न मत भूलना दोस्तों। और आगे दोस्तों हम ये आशा करते हैं कि हमारी इस डिजिटल स्टूडियो के द्वारा आपको बेहतरीन कक्षाएं उपलब्ध करवाएं घर बैठे, बिल्कुल फ्री के अंदर, बिल्कुल फ्री के अंदर। अगर आपको इतना अगर कंटेंट मिल रहा है तो आपके पास कम से कम लाइक शेयर कमेंट करने वाला तो ऑप्शन आपके पास है ही दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, फिर से ना बताना पड़े। देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जो 6 तथा 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 और 5, तो 6 और 5 का मतलब होगा दोस्तों लसागु 30 आएगा, एलसीएम कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 6 और 5 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और क्या होगा? क्योंकि 90 के अंदर 6 का भाग भी जाएगा, किसका भाग भी जाएगा? 5 का, ठीक है दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों, एक बात है एचसीएफ और एलसीएम, मैं फिर से बता दूं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होगा कहीं पर आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में, ठीक है। और कहीं पर अगर आपको किसी में छोटी से छोटी संख्या के बारे में पूछ लिया जाएगा तो उसका मतलब होगा आपके पास एलसीएम। हाँ दे देना दोस्तों आपके पास। यदि 2 3 5 6 5 m 8 से पूर्ण विभाजित है तो p का मान क्या होगा? दोस्तों आपको विभाजकता का नियम भी याद होना चाहिए। पहले हम 2 का देखेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, इस हिसाब से। हालांकि जो विभाजकता वाले जो नियम थे वो दोस्तों मैंने आपको जो L1 की जो क्लास थी, स्टार्टिंग क्लास थी, उसके अंदर पूरा बायोडाटा बताया था। अगर आप दोस्तों अगर उस क्लास को अगर आप दोस्तों L1 की जो चारों क्लास अगर आप देखोगे तो आपको खुद को प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपके जो L1 में जो बेसिक बातें थी वो मैं हालांकि L2 में थोड़ा कम ही बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा होने की वजह से L1 के अंदर पूरी मैंने बातें बता दी। और हालांकि अगर ज़्यादा डाउट होगी तो दोस्तों जो मैराथन जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर पूरे के पूरे टॉपिक में आपके पास बिल्कुल अच्छी तरह से डेवलप करके मतलब खोल के पूरे बता दूंगा दोस्तों, वहाँ पर विभाजकता वाले नियम भी। परंतु यहाँ पर 8 वाला है तो 8 वाला दोस्तों क्या होगा? अंतिम 3 अंकों के अंदर किसका भाग जाना चाहिए? 8 का भाग जाना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपके पास? किससे विभाजित हो जाएगी? किससे हो जाएगी दोस्तों? 8 से विभाजित हो जाएगी अंतिम 3 अंकों के अंदर। जैसे दोस्तों अगर एक बात तो ये है भाई, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए, या अंतिम 3 अंक शून्य हो तो भी किसका भाग जाएगा? 8 का भाग जाएगा दोस्तों, ये विशेषकर ध्यान रखना। तो देखते हैं दोस्तों 6 5 आ गया, मतलब अंतिम 3 अंक मतलब 6 5 m है, तो 6 5 m में किसका भाग जाना चाहिए? 8 का। तो m का मान दोस्तों यहाँ पर p नहीं है, यहाँ दोस्तों क्या होगा? m होगा। m का मान क्या होगा? m का मान क्या होगा? ये थोड़ा दोस्तों मिसप्रिंट हो गई। तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक भी 8 से पूर्णतः विभाजित होंगे। तो आपके पास दोस्तों यहाँ पर अगर जैसे भाई 6 8 है तो 8 है तो 8 से पूर्णतः विभाजित होगा तो m का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल कर सकते हैं। जैसे 6 5 और 2 ले लिया तो 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग, तो इसमें 8 से भाग देखोगे अगर m की जगह 2 लोगे तो आपके पास 8 का भाग 8 20 64 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। तो आपके पास ये तो ऑप्शन होगा नहीं दोस्तों। अगर 6 5 के बाद में अगर 3 लोगे तो भी नहीं होगा दोस्तों आपके पास।
अगर अगर आप 6 5 के बाद फिर 5 लोगे तो यहाँ पर भी नहीं होगा आपके पास। अगर 6 5 फिर आपके पास 6 आ गया तो 64 बिल्कुल आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 6 हो जाएगा दोस्तों। आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया ना दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन। 5 + 27 के ऊपर बार है, प्लस 4.57 के ऊपर बार है, प्लस 3.33 के ऊपर बार है। इसका मान क्या होगा दोस्तों? सबसे सरल क्वेश्चन है, हालांकि इस लेवल के क्वेश्चनों के अंदर सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों किस हिसाब से हल करेंगे। तो दोस्तों इसको हल करने का एक ही तरीका है, जिसके ऊपर बार नहीं है उनको एक तरफ जोड़ दो, तो 5 4 9 9 3 की तरफ हो जाएगा 12। और जो जिनके ऊपर बार है उनको एक जगह लिख दो। चलो इधर साइड में लिख दो दोस्तों, 0.27 के ऊपर बार लिख दो। फिर क्या लिख देंगे 0.57 के ऊपर बार लिख देंगे दोस्तों, और फिर क्या लिख देंगे 0.33 के ऊपर बार लिख दो दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर इसको हल करने का एक तरीका क्या हो जाएगा, 12 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वही तरीका हो जाएगा, 2 अंकों के ऊपर बार है तो उसके नीचे क्या लिख देंगे 9 9 लिख देंगे। 27 × 99, इसको 57 × 99 लिख देंगे दोस्तों, और इसको हम लिख देंगे 33 × 99 लिख देंगे दोस्तों। अब इसको हम क्या लिखेंगे 12 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, इनका सबका लेस से कितने का 99 आएगा, और सबको जोड़ेंगे 57 60 70 80 90 100 117 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 12 प्लस 99 भाग 117 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, और 1 के बाद में आपके पास कितना बचेगा दोस्तों, आपके पास 17 1 18 बचेगा। और दोस्तों इसको हम 18 बटा 99 कह दो, तो यहाँ पर इसको हम दोस्तों क्या लिखेंगे, चलो मैं यहाँ पर लिख दूँ 12 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 18 बटा 99 है, तो दोस्तों 18 बटा 99 इसका ठीक अगर उल्टा करोगे तो 99 का मतलब होगा 2 अंकों के ऊपर बार लगा देंगे, और क्या लगा देंगे यहाँ पर पॉइंट, और फिर यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 13.18 के ऊपर क्या लगा देंगे दोस्तों, बार लगा देंगे। तो आपके पास ऑप्शन होगा न 17 आएगा, न 19 आएगा, न 16 आएगा, आपके पास ऑप्शन ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। विशेषकर ध्यान रखना, अगर माइनस होगा, अगर यहाँ पर बीच में माइनस होता तो दोस्तों हम माइनस कर देते, और क्या हो जाता दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आप खुद बना के हल करने की कोशिश करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरोही क्रम में लिखो। दोस्तों सबसे सरल तरीका है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने का तरीका, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होगा असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब होगा 10 9 8 7 5 4 3 2 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होगा आपके पास बढ़ता क्रम। दोस्तों देखते हैं, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको हल कर दिया, जैसे 2/7 है, 3/4 है, 5/7 है, 2/5 है, इसका लस लिया कितना हो गया 140 हो गया, 40 आ गया, फिर 105 मतलब 7 का भाग 140 में जाएगा 20 में, 20 तो 39 हो गया, 4 का भाग इसमें कितने में जाएगा 35 पर, 35 105 हो गया, 7 का भाग इसमें कितने में जाएगा 20 पर, 20 से 5 100 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर 5 का भाग 140 में कितने में जाएगा 28, 28 दूनी 56। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये चिन्ह और ये चिन्ह का मतलब क्या होता है। यहाँ पर छोटी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी, छोटी संख्या आएगी। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, छोटी संख्या, छोटी, और यहाँ पर बड़ी, और यहाँ पर क्या होगी दोस्तों छोटी संख्या हो जाएगी, और यहाँ पर दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी। ये विशेष का ध्यान रखना, जिधर मुँह होगा उधर बड़ी संख्या, जिधर पैर होंगे उधर बड़ी संख्या, और जिधर मुँह होगा उधर क्या होगा छोटी संख्या। जैसे मुँह इधर है, आगे जैसे लड्डू है, जैसे लड्डू है, तो उस लड्डू को अगर आप मुंह की तरफ रखोगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पर ये पैर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से याद करने का तरीका है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 40 है। 40 का मतलब होगा 2/7 पहले आ जाएगा, तो लिखेंगे 2/7 लिखेंगे। फिर बढ़ते क्रम में लेस देन, फिर आपके पास कितना होगा 56 है, तो 56 का मतलब आपके पास 2/5 होगा, तो लिखेंगे दोस्तों 2/5 लिखेंगे। बढ़ता क्रम है दोस्तों आपके पास ये। फिर इसके बाद में आपके पास कितना हो जाएगा 100 है, तो 100 का मतलब 5/7 आ जाएगा दोस्तों। फिर आपके पास कितना होगा, आपके पास 2/7 2/5, फिर आपके पास दोस्तों कितना होगा 3/4 हो जाएगा दोस्तों। एक तरीका तो ये है इसको हल करने का। एक दूसरा तरीका और दोस्तों इसको हल करने का, आप भाग देके भी हल कर सकते हो। जैसे 2/7 है, 2/7 का मतलब होगा 0.7 दूनी 14, 14 के बाद में 6 7 7 8 70, ये भी कह सकते हैं। 3/4 है दोस्तों, तो 3/4 का मतलब होगा दोस्तों 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा दोस्तों। 5/7 है दोस्तों, तो 5/7 का मतलब होगा 0.50, तो 7 7 तो 49 के बाद में ए बचेगा 7, 10 होगा 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर 2/5 है, तो 2/5 का मतलब होगा 0.50
5 चौक 20 मतलब कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो अब दोस्तों देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, ये 1 नंबर पर आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। फिर इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये 2 नंबर पर आ जाएगी दोस्तों। फिर ये कितने नंबर पर आएगी दोस्तों, 3 नंबर पर। फिर ये कितने नंबर पर आ जाएगी, 4 नंबर पर। तो इस हिसाब से हम नंबरिंग देकर हम यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर तो 2/7 आ जाएगा, 2 नंबर पर 2/5 आ गया, 3 पर 5/7 आ गया और 4 पर 3/4। इस प्रकार से भी हम दोस्तों इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों ये पॉइंट वाला तरीका बिल्कुल सही रहेगा। आपके पास जैसे 5/7 है 0.71 हो जाएगा, 13/18 है तो 0.72 हो जाएगा, 2/7 है तो 0.28 है। तो यहाँ पर अब दोस्तों सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे बड़ा मान है कौन सा। सबसे बड़ी भिन्न का मतलब होगा जिसका मान ज्यादा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न है। तो 0.87 है, इसका मतलब होगा 27 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक भिन्न के अंश और हर, भिन्न का मतलब होगा दोस्तों हम x बटा y मान लो, ठीक है, कि अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर, प्रत्येक में से एक घटा दो दोनों में से, तो आपको भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है, a/3। इसको वज्र गुणा कर दो तो 3x माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर क्या होगा y माइनस का क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर 3x माइनस का y और 3 उधर जाते प्लस का, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। एक समीकरण तो यह आ गया दोस्तों। वही भिन्न उसके अंश व हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त हो जाती है। तो ये तो पहली कंडीशन होगी, फर्स्ट टाइप होगी, पहला इक्वेशन हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन दोस्तों हम इधर देखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, अंश और हर में दोनों में 1 जोड़ने पर दोस्तों 1 जोड़ने पर आपको कितनी प्राप्त हो रही है 1/2। तो 2x प्लस का 2 बराबर क्या होगा y प्लस का 1 है, तो 2x, ये y इधर आते माइनस का y हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का a बचेगा, क्योंकि 2 इधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब है तो तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल क्या होगा, अंश और हर का योगफल ज्ञात करेंगे। तो अंश और हर का योगफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों अब यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को या तो जोड़ दो, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास ये दो चरों के रेखिक समीकरण से संबंधित इक्वेशन बन गई। दो चरों के जो रेखिक समीकरण वाली जो कंडीशन होगी दोस्तों, उन क्वेश्चनों को हल करने की 3 प्रॉपर्टी हैं, 3 विधियां हैं। एक तो आपके पास बीजगणितीय विधि और एक ग्राफीय विधि है। तो ग्राफीय विधि तो हम ग्राफ के द्वारा हल करेंगे, चलो उसको छोड़ दो। जो बीजगणितीय विधि है, बीजगणितीय विधि के अंदर 3 टाइप्स हैं। एक तो आपके पास प्रतिस्थापन विधि है, एक विलोपन विधि है और एक वज्र गुणन विधि है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, मतलब समीकरण 1 और 2 को, एक में से 2 को घटाने पर। तो इसका मतलब होगा 3x माइनस का y बराबर 2 है और यहाँ पर 2x माइनस का y बराबर माइनस का 1 घटाने पर, मतलब चिन्ह चेंज कर दो, y से y कैंसिल, यहाँ पर 2 कितना होगा 3 होगा, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, तो x का मान दोस्तों कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर x का मान किसी भी एक में रख दो, तो x का मान जैसे 3 यहाँ पर रखा तो 3 3 9, तो 3 × 3 माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 9 और y उधर जाते प्लस का हो जाएगा, 2 इधर आते माइनस का हो जाएगा और y का मान दोस्तों कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, x का मान 3 होगा और y का मान क्या होगा दोस्तों 7 होगा। इसका मतलब होगा आपके पास जो भिन्न होगी वो आपने x बटा y मानी थी, तो वो होगी आपके पास 3/7। अब यहाँ पर दोस्तों पूछ लिया क्या, भिन्न के अंश तथा हर का योगफल, तो 7 3 कितना होगा। ये थोड़ा दोस्तों बड़ा क्वेश्चन दे दिया। बस अगर आपके पास यहाँ पर अगर ऑप्शन अगर ये न देता, कोई एक्स्ट्रा और पूछ लेता, जैसे भाई भिन्न में आगे पीछे कर देता तो ऑप्शन से हो जाता अपन। तो अगर इस हिसाब के क्वेश्चन होंगे तो इनको इसी तरीके से हल करना होगा दोस्तों। लेसेप व मैसेप, लेसेप और मैसेप, ध्यान देना दोस्तों, भिन्नु का लेसेप, भिन्नु का एलसीएम। तो भिन्नु का एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो भिन्नु का एलसीएम ज्ञात करने के लिए अंश का एलसीएम बटावा हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। ये तो दोस्तों हो गया अंशों का भिन्नु का एलसीएम। और भिन्नु का एचसीएफ पूछे, भिन्नु का एचसीएफ पूछे, तो भिन्नु का एच से पूछे तो अंश का तो हो जाएगा एचसीएफ, अंश का एचसीएफ और हर का क्या हो जाएगा एलसीएम, हर का एलसीएम। ये दोस्तों दो फॉर्मूले याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस लेसर पे पूछ लिया, लेसर पे पूछ लिया दोस्तों। अब आपके पास यहां पर क्या है देखते हैं दोस्तों, 4/5 6/7, 4/5
6/7 और 12/2/15 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होगा पहले अंश का एलसीएम लो, तो 4 का 6 का 2 का कितना आएगा 12 आएगा। तो दोस्तों 12 और नीचे 1 आएगा, तो 12/1 इसका ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन द। क्वेश्चन कंप्लीट, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं, हर का एक आ ही गया। अब दोस्तों देखते हैं भाई मैथ से पे देखते हैं, तो मैथ से पे याद करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि मैथ से पे में क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मैथ से पे, लेसेप मतलब एलसीएम और एचसीएफ, ये हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना विशेष कर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2/105 सही है गलत है, तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ कितना होगा 4 का 6 का 2 का कितना होगा 2 होगा, बटा एलसीएम कितना हो जाएगा 105, तो आपके पास इसका ऑप्शन हो जाएगा द ऑप्शन। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये क्लासेस बिल्कुल की है। तो दोस्तों लगभग कितनी क्लासें हो गई, 40-41, ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है, इस प्रकार से हमने दोस्तों जो आज का जो ये वीडियो था, इस वीडियो के अंदर हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं देखी, वास्तविक संख्या और इनका दशमलव प्रसार देखा। इनके साथ साथ में जो इनके ऊपर जो आधारित जो क्वेश्चन थे दोस्तों हमने देखे। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और आप दोस्तों हमारी इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोस्तों जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ उसको आप जरूर ज्वाइन करना दोस्तों, और हमारी इस क्लास की जो पीपीटी होगी, जो पीडीएफ होगी, वो दोस्तों हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी दोस्तों। आप दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।